नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने पेपर थर्ड इकोलॉजी के अंतर्गत मृदीय कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदीय कारक से हमारा तात्पर्य है मृदा एवं मृदा से संबंधित वे कारक जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदीय कारकों के अंतर्गत सबसे पहले हम मृदा निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि ऐसी भू सामग्री जिसमें पौधे उगते हैं। या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा की उत्पत्ति, संरचना, कार्यशैली एवं इससे संबंधित अन्य सभी वस्तुओं का पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा विज्ञान को इंग्लिश में पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा भूमि सतह की ऊपरी परत है जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने एवं अपक्षय के कारण संभव होता है। ये जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है, यह दो चरणों में संपन्न होती है। पहला जो इसका चरण है वो है अपक्षय। अपक्षय से हमारा तात्पर्य है कि इस चरण के अंतर्गत बड़ी बड़ी चट्टानें एवं शिलाखंड टूटकर छोटे छोटे खनिज कणों में रूपांतरित होते हैं। अब जो ये अपक्षय की प्रक्रिया है, ये तीन प्रकार की होती है। पहला है भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय से मतलब है कि जो चट्टानों को टूटने की प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत भौतिक बल कार्य करते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पवन, तापक्रम, जल एवं गुरुत्व बल आदि सभी सम्मिलित रूप से इस अपक्षय प्रक्रिया को संपन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा जो अपक्षय का प्रकार है वो है रासायनिक अपक्षय। इस प्रकार की क्रिया के संचालन के लिए वातावरण में मौजूद नमी एवं वायु को होना आवश्यक है। रासायनिक अपक्षय में जो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक पदार्थ है वो है जल। हम सभी जानते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है एवं मृत पादप व प्राणी शरीरों के अपघटन द्वारा निर्मित कार्बनिक अम्लों व CO2 की उपस्थिति में ये और अधिक सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपक्षय होता है। जल अपघटन, अपचयन, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण एवं निर्जलीकरण इत्यादि प्रमुख रासायनिक क्रियाएं हैं जिसके फलस्वरूप चट्टानों के अपक्षय में प्रमुख भूमिका निभाती है। तीसरा जो अपक्षय का प्रकार है वह जैविक अपक्षय, यानी इस प्रकार के अपक्षय की प्रक्रिया के अंतर्गत जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीवों से मतलब है यहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु। चट्टानों की दरारों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ें है जो हम जानते हैं कि प्रवेश कर जाती है
ये पेड़ पौधे इन चट्टानों के आसपास उगते हुए, जैसे पीपल, बरगद एवं अन्य विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इन दरारों में, चट्टानों की दरारों में जो इन पेड़ पौधों की जड़ें घुस जाती है, ये दरारों में उपस्थित जल एवं कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का उपयोग करते हुए बड़ी तेजी से वृद्धि करते हैं। जैसे जैसे ये वृद्धि करते हैं, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि चट्टानों की दरारों में जड़ों द्वारा अधिक गहराई में और जड़ की मोटाई में वृद्धि होने से चट्टानों के टुकड़े होने शुरू हो जाते हैं। इस कार्य में उन जड़ों से कुछ कार्बनिक अम्ल भी स्रावित होते हैं। साथ ही साथ उन जड़ों के आसपास पाए जाने वाले मृदीय जीव जंतुओं आदि की मृत्यु होने से और उनके सड़ने गलने से भी ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। इन सभी प्रकार के अम्लीय पदार्थों की उपस्थिति के कारण चट्टानों का अपक्षय होता रहता है। अनेक सजीव जैसे लाइकेन्स है, कवक है, जीवाणु, मोश, उच्चवर्गीय पौधे, केंचुए व अन्य कई प्रकार के मृदा जीवाणु चट्टानों के अंतर्गत जैविक अपक्षय में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं। मृदा निर्माण का जो दूसरा चरण है वो है मृदा जनन। मृदा जनन से हमारा तात्पर्य है कि अपक्षय के द्वारा निर्मित जो चट्टानें होती है, इसमें बड़े बड़े शिलाखंड, छोटी छोटी बारीक खनिज कणिकाएं बनती है चट्टानों से। ये कण मृदा संरचना के आधारभूत ढांचे का खाली प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मृदा में विकसित अथवा पूर्णतः परिवर्तित होने के लिए ये खनिज कण अपने आप को एक जटिल प्रक्रिया से गुजारती है। जब ये चट्टानों से निर्मित खनिज कणिकाएं एक विशेष प्रक्रिया से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप मृदा का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया, मृदा जनन की प्रक्रिया, अनेक जैविक क्रियाओं पर निर्भर करती है। जैविक प्रक्रियाओं के अंतर्गत मृदा का परिवर्तन होता है, अर्थात मृदा का हम कह सकते हैं कि परिपक्वन होता है। इस परिपक्वन की प्रक्रिया के दौरान मृदा सजीवों के शरीर द्वारा स्रावित अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक अम्ल, एंजाइम्स इत्यादि इन मृदा कणिकाओं में उपस्थित मृत पौधों व जंतुओं के अवशेषों का अपघटन कर इन पदार्थों का ह्यूमस नामक एक कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और इस प्रकार निर्मित ह्यूमस एवं अन्य सभी कार्बनिक पदार्थ चट्टानों के टूटने से निर्मित बारीक खनिज कणों के साथ मिश्रित हो जाते हैं और पूर्ण विकसित मृदा की संरचना ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नवविकसित मृदा होती है उस पर क्रमिक रूप से कई प्रकार के पेड़ पौधे उगने लगते हैं, जो आगे चलकर जलवायु व वनस्पति संरचना के आधार पर मृदा का स्थिरीकरण विकसित करते हैं। मृदा परिच्छेदिका। प्रकृति में चट्टानों के अपक्षरण एवं मृदा जनन के द्वारा होने वाला मृदा का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप
मृदा का विकास या मृदा का निर्माण की प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। मृदा की विभिन्न परतों में विभेदित करने की प्रक्रिया को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। यानी हम देखते हैं अगर हम किसी भूखंड इत्यादि में अगर उसका हम एक खड़ा काटते हैं तो हमें जो मृदा का बहुत बड़ा जो एक टुकड़ा प्राप्त होता है उसको मृदा परिच्छेदिका कह सकते हैं। इस मृदा परिच्छेदिका में हमें विभिन्न प्रकार के मृदा के अलग अलग सुविभेदित या अस्पष्ट रूप से विभेदित अलग अलग स्तर देखने को मिल सकते हैं। ये विभिन्न परतों या स्तरों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में हमें पर्याप्त विविधताएं देखने को मिलती है। मृदा परिच्छेदिका का विकास भी जनक चट्टानों, जलवायु कारकों, भू आकृति कारकों एवं अनेक जैविक कारकों पर निर्भर करता है। इन सभी कारकों में मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो कि विभिन्न पौधों और जंतुओं के मृत अवशेषों का अपघटन करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर आप एक सॉइल प्रोफाइल देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो मृदा बनती है उस मृदा के अंतर्गत आप किसी जगह पर अगर भूमि का आप खड़ा काटते हो तो उसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के स्तर दिखाई देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। उन स्तरों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। जैसे ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे तो आपको सबसे ऊपर ए स्तर नजर आ रहा है, जिसे हम शीर्ष मृदा कहते हैं। ए स्तर को वापस अलग अलग सहस्त्रों में बांटा गया है। जैसे सबसे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो A00 या O1 लिखा हुआ है। A00 जो है यह सबसे ऊपर की परत है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की टहनियां, पत्तियां एवं मृत प्राणियों के अवशेष आदि पाए जाते हैं। आकृति के आधार पर इन सभी अवशेषों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस परत को के ऊपर जमाव इन विभिन्न पदार्थों को हम क्या कहते हैं? लिटर। इसके नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको O2 या A0 उप सहस्त्र नजर आएगा। इस उपरत या सहस्त्र में लीटर के अंदर पाए जाने वाले विविध प्रकार के पौधों के अंगों की अपघटन प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर इन पदार्थों का आंशिक अपघटन होता है, पूर्णतः नहीं होता है, आंशिक अपघटन। और इस सहस्त्र की निचली परत को डफ कहते हैं। यानी लीटर के अंदर के जो पेड़ पौधे के अंग हैं उनको पहचान सकते हैं, उनको लीटर कहते हैं। और लीटर का जब आंशिक अपघटन हो जाता है तो उससे निर्मित परत को हम डफ कहते हैं। अब इस ए सहस्त्र का जो तीसरा सहस्त्र है वो है A1। इस सहस्त्र के अंतर्गत डफ का और अधिक अपघटन होने से इसके अंतर्गत मौजूद विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के और जीव जंतुओं के अंगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और इनका ज्यादा अपघटन होने से ये सभी पदार्थ ह्यूमस का निर्माण करते हैं।
अब इस A1 से नीचे की तरफ मौजूद स्तर को A2 सहस्त्र कहते हैं। इस सहस्त्र में खनिज लवणों के बड़े बड़े कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस परत में कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। उन क्षेत्रों में जहां वर्षा बहुत अधिक होती है वहां इस उपरत में खनिज एवं कार्बनिक पदार्थ प्रक्षालित होकर अधिक गहराई वाली परतों में चले जाते हैं। ये सभी अभी तक अपन देख रहे थे, ये ए सहस्त्र था। अब इसके नीचे है जो बी सहस्त्र। बी सहस्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें विशेष तौर पर सिलिका युक्त चिकनी मिट्टी, एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड एवं कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी पदार्थों की उपस्थिति के कारण इस स्तर का संगठन भुरभुरा एवं मोटा होता है। इस परत में किसी भी प्रकार के सजीव नहीं पाए जाते हैं। ऊपरी मृदा परतों में एकत्र जल रिसाव के द्वारा धीरे धीरे इस स्तर में आ जाता है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि बी सहस्त्र एक प्रकार से जलाशय के रूप में काम करता है। अब इस बी सहस्त्र के नीचे सी सहस्त्र है। यह सी सहस्त्र बी स्तर के ठीक नीचे, ऊपर से आप देखोगे तो मृदा परिच्छेदिका का तीसरी परत है जिसे रिगोलित क्षेत्र भी कहते हैं। यह परत अपूर्ण रूप से, ऐसे कह सकते हैं कि इनकम्प्लीटली वेदर्ड चट्टानों की बड़ी होती है, लेकिन यहाँ जैविक सक्रियता दृष्टिगोचर नहीं होती है। फिर है वो बड़ा सी के नीचे आर सहस्त्र। इसे मृदा संगठन की सबसे नीचे वाली सहस्त्र कहा जाता है। इस पृथ्वी से पृथ्वी का बड़ी चट्टानों वाला क्षेत्र आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मृदा परिच्छेद के अंतर्गत आपको है जो ये चार मुख्य सहस्त्र नजर आते हैं। एक तो आपको ये दिखता है ए सहस्त्र, जिसको आप ओ ए को मिलाकर के ए बोल सकते हो यहाँ तक, और ये बी और सी और लास्ट वाला आर। अब मृदा का वर्गीकरण। मृदा निर्माण के स्थान एवं उसकी उपस्थिति के आधार पर मृदा को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। यदि कहने का मतलब है कि मृदा निर्माण के जो दो चरण है, अपक्षय और मृदा जनन, इन दोनों की घटित होने की प्रकृति के आधार पर मृदा को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। पहला है अवशिष्ट मृदा। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है अपने जनक चट्टानों के क्षेत्र में ही उपस्थित पाई जाती है, अर्थात जहां पर अपक्ष की घटना होती है वहीं पर ही, उसी स्थान पर ही इनके अंतर्गत मृदा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। भारत में विंध्याचल क्षेत्र की लाल मिट्टी और दक्षिणी भारत की चिकनी काली मिट्टी अवशिष्ट मृदा के प्रमुख उदाहरण है। दूसरी जो मिट्टी है वो है अविवाहित मृदा। अविवाहित मृदा से हमारा तात्पर्य है कि इस प्रकार की मिट्टी के अंतर्गत मृदा का निर्माण एवं विकास अपनी जनक चट्टानों से सुदूर क्षेत्रों में होता है। मृदा के निर्माण एवं परिवर्तन की प्रक्रिया इसके बाद इन क्षेत्रों में काफी दूर जगह पर होती है। अतः इस प्रकार की मिट्टी को अविवाहित मृदा कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि जो अपक्षरित चट्टाने के टूटने से तैयार टुकड़े व खनिज कणों जो होते हैं वो दूरस्थ स्थानों पर जाकर के उनके अंतर्गत मृदा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब अपक्षय की घटना के पश्चात यह
खनिज कणिकाएं किस प्रकार से सुदूर स्थानों पर पहुंचती है, कौन-कौन से इसके अंतर्गत है जो अभिगमन कारक होते हैं, उसके आधार पर मृदा को अलग-अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो अविवाहित मृदा के अंतर्गत सबसे पहले है कोल्यूवियल मृदा। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से चट्टानों के टुकड़े और बारीक मिट्टी के कण गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा लुढ़क कर नीचे पहुंच जाते हैं और वहां पर है जो मृदा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल एक अभिगमन कार्य के रूप में कार्य करता है तो इस प्रकार की मृदा को कोल्यूवियल मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा, जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस प्रकार की मृदा का निर्माण नदियों एवं पहाड़ों से जल की धाराओं के प्रवाह से चट्टानों के टूटने और धाराओं के साथ दूसरे स्थानों पर पहुंचकर मृदा निर्माण के पूरे होने के कारण होता है। कई बार पूर्ण मृदा भी जल धरुओं के साथ बहकर सुदूर स्थानों पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार की मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। गंगा, यमुना, सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में आदि इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। हिमनदीय मृदा, ठंडी जलवायु के पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियरों के द्वारा भी मृदा कणों का अभिगमन होता है, जिसे हम हिमनदीय मृदा कहते हैं। वातोड़ मृदा, विभिन्न स्थानों जैसे थार के वनस्पति क्षेत्रों में धूल भरी आंधियों द्वारा भी मृदा कणों का स्थानांतरण सुदूर स्थानों पर होता है। इस प्रकार की मृदा को वातोड़ मृदा कहते हैं। अब है मृदा संगठन तथा वनस्पति पर प्रभाव। मृदा के निर्माण की प्रक्रिया इससे जुड़ी हुई अन्य प्रक्रमों का अगर हम विश्लेषण करें तो हमें प्रतीत होता है कि मृदा अपने आप में कोई एकल इकाई न होकर अनेक घटकों के द्वारा निर्मित होती है और संयुक्त रूप से ये सारे घटक मिलकर एक सॉइल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ये प्रमुख घटक जो कि मृदा संगठन में हमें देखने को मिलते हैं, ये निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ को अगर हम देखें तो परिमाप के आधार पर मृदा में विभिन्न प्रकार के खनिज कण पाए जाते हैं। जैसे उनकी साइज के आधार पर उनका वर्गीकरण जो किया गया है उसका हम आगे एक चार्ट के रूप में देखेंगे। उसके अंतर्गत जो है वह है कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा जीव, मृदा तापक्रम और मृदा क्रियाएं। अब सबसे पहले खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थों की बात करें तो मृदा के अंदर मौजूद खनिज कणों की अलग अलग साइज के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। जैसे अब हम देखते हैं कि 2 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाले कण है तो उन्हें कंकड़ कहते हैं। 2 मिलीमीटर से कम एवं 0.2 मिलीमीटर तक साइज वाले कणों को मोटी बालू या बालू कहते हैं। 0.20 मिलीमीटर से 0.02 मिलीमीटर तक साइज वाले कणों को बारीक बालू या फाइन सैंड कहते हैं। 0.02 मिलीमीटर से 0.002 मिलीमीटर तक व्यास वाले कणों को मृत्तिका या सिल्ट कहते हैं और 0.002 से कम मिलीमीटर साइज वाले कणों को चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। अब मृत कार्बनिक पदार्थ। हम सभी जानते हैं मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ से हमारा तात्पर्य है कि मृदा में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेष जो जमा हो जाते हैं, ये अवशेष अपघटन प्रक्रिया द्वारा ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया को यूविफिकेशन कहते हैं और एवं इस ह्यूमस से या ऐसे कह सकते हैं कि ह्यूमस का खनिज लवणों में रूपांतरण की प्रक्रिया को खनिजीकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि मृदा कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत ह्यूमिफिकेशन एवं खनिजीकरण दो प्रक्रिया संपन्न होती है। इस ह्यूमिफिकेशन की बात करें तो ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस दो प्रकार का होता है, मोर ह्यूमस और मल ह्यूमस। अब हम देखते हैं कि मोर ह्यूमस और मल ह्यूमस में क्या अंतर है। मोर ह्यूमस मिट्टी की ऊपरी परत इसके अंतर्गत अम्लीय होती है, और मल ह्यूमस के अंतर्गत मिट्टी की ऊपरी सतह अम्लीय नहीं होती है। दूसरी बात है कि केंचुए एवं अन्य अपघटनकारी जीवों का मृदा में अभाव होता है मोर ह्यूमस के अंतर्गत, जबकि मल ह्यूमस जो होता है उसके अंदर केंचुए अन्य जीव मृदा जीव बहुलायत से पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की क्रिया धीमी गति से होती है, जबकि मल ह्यूमस के अंतर्गत पदार्थों की अपघटन क्रिया तेजी से होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत अपघटनकारी जीव पाए जाते हैं। पादप भागों को अपूर्ण अपघटित पदार्थों में आसानी से पहचाना जा सकता है। मोर ह्यूमस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, पादपों के या जीव जंतु के जो अंग होते हैं वो आंशिक रूप से अपघटित होते हैं, इसलिए जो आप जो आसानी से पहचान सकते हैं। जबकि मल ह्यूमस के अंतर्गत इन विभिन्न पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अंगों का अधिक अपघटन होने से इनकी पहचान मुश्किल होती है। पांचवा है कि मोर ह्यूमस के अंतर्गत खनिज लवण कम मात्रा में होते हैं, जबकि मल ह्यूमस के अंतर्गत ह्यूमस एवं खनिज लवण बराबर मात्रा में होते हैं। छठा है, ह्यूमस की सतह कठोर एवं नॉन पोरस होती है, जबकि मल ह्यूमस के अंतर्गत मृदा है जो लूज एवं पोरस होती है। सातवां, पेड़ पौधों की अच्छी बढ़वार यानी वृद्धि के लिए इस प्रकार की मिट्टी अधिक उपयोगी नहीं होती है, जबकि मल ह्यूमस है ये पेड़ पौधों की पर्याप्त वृद्धि करने में सहायक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मल ह्यूमस का पौधों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। मृदा जीव, मृदा जीव से हमारा तात्पर्य है कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं जो कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। इसके अंतर्गत जीवों के अंतर्गत मृदा पादप भी है और मृदा जंतु भी है। सबसे पहले आप देखते हो मृदा के अंदर वनस्पति जात में शैवाल, नीलहरित शैवाल, जीवाणु, सोइल फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, और उसके बाद में राइजोइड्स, रूट्स एवं राइजोम्स इत्यादि। और सोइल फौना की बात करोगे तो उसके अंतर्गत प्रोटोजोआ एवं रोटिफोर्स, निमेटोड्स, दीमक एवं अन्य कीट, केंचुए, ऑर्थ्रोपोड्स, मोलस्क और अन्य विभिन्न प्रकार के जीव जो बिलों के अंतर्गत रहते हैं भूमि के अंदर, सरीसृप, चूहे आदि। मृदा जल, मृदा जल से बात तात्पर्य है कि मिट्टी में पाया जाने वाला जल। इस हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जल का जो मुख्य स्रोत है वो है सॉइल वाटर, और सॉइल वाटर सॉरी पृथ्वी पर जो जल का जो मुख्य स्रोत है वो है रेनफॉल है। रेनफॉल यानी वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर जल पहुंचता है, जो कि यहाँ पर मौजूद समस्त जीवधारियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। भूमि पर जल बरसने के पश्चात यह विभिन्न प्रकार के रूपों के अंतर्गत पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए मृदा के अंदर प्रवेश करता है। मृदा में प्रवेश करने के बाद जल अलग अलग भूमिका एवं कार्य प्रणाली का निर्वहन करता है। मृदा में जल की भूमिका के आधार पर मृदा जल को वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। उसके अंतर्गत सबसे पहला है गुरुत्वीय जल। बरसात के समय वर्षा का जल का कुछ हिस्सा मृदा कणों के बीच उपस्थित छिद्रों से रिस रिस कर जमीन के भीतर
चला जाता है। इस जल को गुरुत्वीय बल के कारण भूगर्भ में उपस्थित भूमिगत जल स्तर तक गुरुत्वीय बल के कारण पहुंचता है, इसलिए इसे गुरुत्वीय जल कहते हैं। दूसरा है बाह्य जल, यानी पृथ्वी सतह पर बहने वाले बाहर की तरफ रन ऑफ वाटर को बाह्य जल कहते हैं। आर्द्रता जल मृदा कणों की कोलेडी प्रकृति के कारण इसके चारों ओर जल की एक पतली फिल्म आवृत रहती है। इसके साथ ही मृदा की शुष्कता परिस्थिति में अपनी कोलेडी विशेषता के कारण ये मृदा वायुमंडल से नमी की कुछ मात्रा को भी अवशोषित कर लेते हैं। तो मृदा में उपस्थित इस प्रकार की जल की मात्रा को आर्द्रता जल कहते हैं। फिर है कैपिलरी वाटर या केशिकात्व जल। मृदा कणों के बीच उपस्थित अवकाश या स्थानों में पाई जाने वाली जल की मात्रा को केशिकात्व जल कहते हैं। कहने का मतलब है मिट्टी के कण है, उनके बीच में छोटे छोटे सूक्ष्म अवकाश पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म अवकाश मिलकर के लंबी लंबी बाल नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम कैपिलरी कहते हैं या फिर केशिकात्व कहते हैं। तो इन केशिकाओं में जो जल पाया जाता है उसको हम केशिकात्व जल कहते हैं। और पौधों की जड़ों में उपस्थित मूल रमों के द्वारा प्रायः इसी कैपिलरी वाटर का अवशोषण किया जाता है। रासायनिक बंधित जल मृदा कणों के कुछ खनिज तत्वों के अणुओं के साथ साथ जल की अत्यल्प मात्रा भी प्रबल रासायनिक बंधों के द्वारा संबंध रहती है, जैसे लौह एवं एल्यूमिनियम इत्यादि में। तो इस प्रकार मृदा जल पौधों के लिए अनुपयोगी होता है। जड़ें प्रायः रासायनिक रूप से संबंध जल का अवशोषण करने में असमर्थ रहती है। धन्यवाद।